हाँ जी, मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने 11th क्लास में स्टडी करी है मासेस के बारे में। उसके बाद हम मैटर पे गए। मैटर आपके 3 स्टेट्स में अवेलेबल है, कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे सॉलिड के बारे में पहला चैप्टर आपने पढ़ा था, वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर उसकी हीट प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर उसके बाद आप दूसरे टाइप ऑफ मैटर पे गए, कौन सा? वो है लिक्विड, फ्लूइड्स कह लो जिसको। तो फ्लूइड्स के बारे में आपने विस्कोसिटी जानी क्या होती है, आपने ये जाना कि सरफेस टेंशन क्या होती है, आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी, आपने कैपिलरिटी राइज पढ़ा, आपने काफी सारे फिनोमेना पढ़े जो कि लिक्विड्स के बारे में। जैसे ही आपने लिक्विड को स्टडी करा, फिर आपके पास तीसरी स्टेट आती है जिसको बोलते हैं हम गैस। तो गैस के बारे में जो स्टडी करते हैं, गैस के बारे में स्टडी करने के लिए आपके 2 चैप्टर थे। एक का नाम था थर्मोडायनेमिक्स और दूसरे का नाम था आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर मैं मोटा मोटा आपको बोलूं कि थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या फर्क है, तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो आपके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के साथ काम करता है। अब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या हैं कि जैसे आपके पास कोई गैस है, उस गैस का कोई प्रेशर होगा, उस गैस का कोई टेम्परेचर होगा, उस गैस का कोई वॉल्यूम होगा और उस गैस के कोई नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये होंगे ना। तो ये जो 4 चीजें हैं, हम अंदर नहीं गए, गैस के अंदर झांक के नहीं देखा वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन कर रही है, कैसे टकरा रही है, क्या उनमें चीजें हैं, मोशन कैसा, कुछ नहीं। बिना इन चीजों को स्टडी करते हुए पीवीटी और नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप ध्यान में रखें, तो वो कौन डिस्कस करता है? वो आपका डिस्कस करती है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने ये देखा कि गैस एक्चुअल में मूव कैसे करती है। जैसे एक चीज आपके सिलेबस में नहीं है जिसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये बताता है कि अगर एक रूम में कोई गैस है, वो इंटरैक्ट कैसे करेगी, ज्यादातर मॉलिक्यूल किस गति से भागेंगे, कैसे वो प्रेशर लगाते हैं। अगर आपको याद हो तो ज्यादातर जो स्टूडेंट मेरे बैठे हैं उनको एक टॉपिक याद होगा जिसमें मैंने आपको कराया था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। उसका एक रिजल्ट आया था, अगर आपको याद हो, जो बाकी जगह पे पढ़े हैं, उसका रिजल्ट ये था, दैट इज 1/3 mnv है ना, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/3 mnv स्क्वायर। पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, ये केटीजी में था। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने वहां पे पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी आपने वहां पे पढ़ी थी, एक और वेलोसिटी है जो आपने वहां पे पढ़ी थी, कौन सी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर उसके बाद जब आपने सारा मैटर डिस्कस कर लिया, मैटर डिस्कस करने के बाद आप लास्ट चैप्टर पे गए और उस चैप्टर का नाम क्या था? ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो अल्टीमेटली आप फिजिक्स को स्टडी करते करते ना, जैसे अगर आप उसको क्लासिफाई करें, तो यूनिवर्स आपका 2 चीजों से बना है, एक बना है मैटर और एक बना है वेव से। इसे मैटर और वेव से। मैटर के बारे में सारी स्टडी आपने 9 चैप्टर्स में कर ली, 9-10 जितने भी आपके चैप्टर्स थे। फिर लास्ट में आप जाते हैं किस पे? ऑसिलेशन एंड वेव्स पे। फिर आप वेव्स की तरफ जाते हैं। वेव्स अगर आपको कोई सिंपली पूछ ले वेव्स होती क्या है, तो आप आसान भाषा में बोल सकते हैं, वेव्स आपकी डिस्टर्बेंस की फॉर्म है या एनर्जी है जो कि चलती है आगे की तरफ इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आप मैटर के दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं। पहला जो एस्पेक्ट था वो आपका मास से रिलेटेड था। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है जो कि जन्म से प्रॉपर्टी मैटर के पास रहती है, उसका नाम है चार्ज। तो जो +2 क्लास आपकी रहेगी पूरी, इसमें आपकी सारी स्टडी चार्जेस पे रहेगी। चार्जेस कैसे मूव करेंगे, कैसे वो आप एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, फील्ड क्या होता है या क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 12th में। तो टॉपिक का नाम लिखिए सबसे पहले जो आपका रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। लिखे लिखे टॉपिक का नाम है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ जी, क्या है टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। बोलो याद क्लैरिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर मैं आसान भाषा में देखूं, तो जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो, जो आपका इलेक्ट्रो वर्ड है, दिस इज फॉर चार्जेस। इसके लिए दिस इज फॉर चार्जेस। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। ये है आपके पास चार्जेस के लिए, ठीक है। और स्टैटिक विवेक इसके लिए होगा, स्टैटिक मीन स्टेशनरी।
खड़े खड़े चार्जेस एक दूसरे पे कैसे बातचीत करते हैं, कौन सा फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, वो सभी खड़े चार्जेस की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी चार्जेस की जो स्टडी है, वो जो ब्रांच ऑफ आपकी फिजिक्स है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी हमने प्रभु दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। जो पहला है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर आप एसएल अरोड़ा को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, एसएल अरोड़ा को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको दो चैप्टर मिलेंगे। पहले का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरे का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड, ठीक है। तो उससे पहले, जैसे सबसे पहले जो दिव्या यहाँ पे टॉपिक आया है आपके सामने, कौन सा टॉपिक आया है, सबसे पहला जो वर्ड आया है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज उज्जवल क्या होता है, तो बताएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बताइए, डिफाइन करेंगे अपनी भाषा में, बता दो कुछ भी। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, ये एक चीज है। वैसे क्या बोलेंगे देखा बेटा, करंट, आई एम सेइंग दैट वी आर हैविंग चार्जेस एट रेस्ट। करंट जब तब बोलना जब चार्जेस मोशन में, ठीक है, एक चीज पता लगी। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट तब बोलेंगे जब चार्जेस मोशन में होंगे, अभी मोशन में नहीं। हाँ जी, तो भी आप बोलेंगे, कोई और, शेफा आप बताएंगे, यही है ना नाम, नाम यही है, नाम बताओ क्या है, शिफा है ना। तो बताइए, डिफाइन करेंगे, माफी चाहता हूँ नाम एक बार में याद नहीं होगा, जिनका नाम मुझे याद है मैं बोल दूंगा। दिव्या भी पहले थी, उज्जवल जी ने पहले बता दिया तो याद हो गया आसानी से, शिफा तो मैं याद कर दूंगा। तो बताइए, हाँ जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो तो टाइप हो गया, वो चार्ज क्या है। तो अभी तो मैंने आपको बताया मास की एक क्वांटिटी है, मास की क्वांटिटी नहीं है, जो आपके पास मैटर है, मैटर की एक जन्म से प्रॉपर्टी है उसके पास। तो लिखिए, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट, बायो वाले अच्छे से समझते हैं जन्म के साथ, है ना। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, inherent property of matter due to which electric forces, it is an inherent property of matter due to which electrostatic force of attraction of or repulsion, due to which it is an inherent property due to which electrostatic force of attraction or repulsion can be felt between the bodies। दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस किया जा सकता है, किनकी वजह से, बोलिए किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। ये तो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, जिस वजह से दो बॉडीज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, तो चार्ज होता है ना बच्चों, एक्चुअल में चार्ज आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलता, जैसे मास फ्री स्टेट में हमेशा दिखेगा। चार्ज को अगर आप देखना है, चार्ज के इफेक्ट को आपको देखना है, तो आपको उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आपको चार्ज को एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने चार्ज का इफेक्ट देखना है तो आपको 3 प्रोसेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका चार्ज एक्टिवेट होगा। पहला लिखे, दैट इज लिखे, हाँ जी, बाय रबिंग, फ्रिक्शन, रबिंग, है ना। रबिंग की वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को एक्टिवेट कर सकते हैं या उसका इफेक्ट देखने के लिए। तो सबसे आप सिंपल चीज क्या देखें, आपने जैसे देखा होगा कि वूल के कपड़े होते हैं ना, फर के कपड़े होते हैं, सर्दियों में आप पहनते हैं जैकेट्स वगैरह,
आप एक काम करके देखिएगा, कभी भी जैकेट एकदम से उतार के रखिए और किसी को टच करके देखिएगा जिसने पैरों में जूते ना पहने हो, तो आप क्या देखोगे, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। या किसी मेटल के सरफेस को टच करके देखिएगा तो आपकी बॉडी से स्पार्क क्या करेगा, दूसरी बॉडी में जाएगा। होता क्या है कि जैसे वो रगड़ कर खाती है या फ्रिक्शन आपकी बॉडी के साथ पैदा करती है, तो आपकी बॉडी पे चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। कहां पे, बॉडी के ऊपर। और जैसे ही उसको रास्ता मिलता है चार्जेस को वहां से जाने का, तो वो चार्जेस रिलीज हो जाते हैं और वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। बोलो ठीक। तो लिखे, रबिंग में, इन रबिंग प्रोसेस, इन रबिंग प्रोसेस, rubbing process, one body is या one body acquire positive charge, one body acquire positive charge and other body acquire negative charge। जैसे प्रभु, अगर हम ग्लास रॉड, आपने 10th में एक सुना होगा छोटा सा एग्जांपल, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर हम आपस में क्या करें, रब करें, तो जो आपका ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इससे पहले मुझे आपको यह बताना चाहिए था, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। अगर मैं फंडामेंटली बात करूं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, तो कोई बता पाएगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? आपने 11th क्लास करी है, आपने एटम्स के बारे में पढ़ा है ना? हाँ, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से है या न्यूक्लियस की वजह से है। तो प्रोटॉन पे हम ये मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और या ये है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका यूनिट क्या होता है, बताइए कोई? इसका जो यूनिट होता है फंडामेंटल, वो होता है आपके पास कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम इसका ऐसा यूनिट होता है। और जो चार्ज होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। बोलो, सभी सहमत है इस बात से? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है? कूलम। जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में कूलम, और सीजीएस सिस्टम में स्टैट कूलम भी बोलते हैं, बहुत कम पूछते हैं। अगली बात, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। मैंने एक आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि जिसमें आप ग्लास रॉड है आपके पास, ग्लास रॉड, और आपके पास दूसरा क्या है, सिल्क का एक क्या है, सिल्क क्लॉथ है। जब इस आप रबिंग कर देंगे इन दोनों को आपस में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता देना चाहूंगा, ये हमेशा फिक्स नहीं होता। इसकी ना पूरी सीरीज है 14-15, ये प्रॉपर बताए गए हैं मटेरियल। कई बार अगर जैसे फनल, आपको पता है फ्लैनल बोलते हैं, पता नहीं फ्लैनल बोलते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट इस मटेरियल का नाम नहीं पता ये क्या है। अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे देन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, बट अगर इसके साथ रब करेंगे देन उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये फिक्स नहीं होता कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये अलग अलग हो सकता है। एक आपकी बुक में छोटा सा इतना सा आपके पास वो दे रखा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें ये बताया गया है कि किस बॉडी को किसके साथ रब करके कौन सी बॉडी कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी। बोलो ठीक। तो सो फार हमने जो चीजें पढ़ी वो हमारे काम की चीजें क्या क्या है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका कूलम है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है। लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखिए, बाकी थी, हाँ वो अभी वो भी रहता, चलिए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आपने सबसे पहले रबिंग के बारे में जाना। दूसरा, आप चार्ज कैसे अपीयर करा सकते हैं, ये पहला मेथड था। दूसरे मेथड में आप लिखे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे इंडक्शन वर्ड है तो इंडक्शन वर्ड से किसी को कुछ पता चला है ना? अब मैं अभी आपको बताता हूँ, एक आमतौर में चीज बोलते हैं कि बंदा उसके इन्फ्लुएंस में आ गया। इन्फ्लुएंसर सुना है? तो ये जो इन्फ्लुएंसर वर्ड है उसी के साथ जुड़ा हुआ है इंड्यूस्ड, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझते हैं क्या होता क्या है? जैसे मान लो स्मृति, आपके पास बेटा एक रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज पहले से है ना, रबिंग करके इस पे पॉजिटिव चार्ज ले आया गया है।
हमने क्या करा है, इसको सिद्धार्थ एक न्यूट्रल रॉड का मतलब उस पे नेट चार्ज क्या है, 0। न्यूट्रल रॉड समझते हैं ना, जिसपे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर है। इसको एक स्टैंड पे रख के एक ये वाली जो रॉड है जो आपकी चार्ज है, इसको इसके जस्ट करीब लेके गए हैं, टच नहीं कराया, थोड़ा दूर रखा है। तो होगा क्या, ये जो आपके पास कंडक्टर है तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचे चले आएंगे। आपको पता भी होगा जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके नियर वाले फेस के पास आ जाएंगे, बोलो। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं वो नियर फेस पे अपीयर हो जाएंगे, और जो सेम वाले हैं वो फॉर जो आपका फेस है उस पे अपीयर हो जाएंगे। ऐसे चार्जेस जो पैदा होते हैं बिना टच कराए, इनको इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं। और ऐसे जो आप मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है, तो लिखे, इन दिस प्रोसेस a charged body is in this process a charged body is brought near to a in this process a charged body is brought near to a uncharged or neutral body opposite charges will be induced at near face and same charges will appear at further face अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रमन, ये जो चार्जेस पैदा हुए हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज पैदा हुए हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हुए हैं, क्या ये हमेशा के लिए रहेंगे? हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जब तक ये जो आपका चार्ज रॉड है इसके पास रहेगा तब तक ये पैदा रहेंगे। जैसे ही आप इसको साइड में हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में दोबारा जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब जितनी देर के लिए बॉडी आपने इसके पास रखी हुई है, सिर्फ उतनी देर के लिए ही चार्जेस इस पे रहेंगे। हाँ जी, जैसे मैग्नेट्स के पास। हाँ जी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैग्नेट्स में भी ना एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको अगर ज्यादा देर रखें तो खुद बन जाता है, लेकिन उसका हाँ, मतलब जो दूसरी मैग्नेट्स हैं वो कम समय के लिए होती है। बोलो यहाँ तो क्लैरिटी। तीसरा है आपके पास कंडक्शन मेथड। कंडक्शन तो आप समझते हैं ना, कंडक्शन में क्या होगा, फिजिकल टच होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में फिजिकल टच नहीं होता। तो लिखिए, हाँ जी, बिल्कुल सिंपली। अब जैसे समझने की कोशिश करते हैं, मान लो जैसे ये आपके पास एक स्फीयर है, इस पे आपके पास 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक दूसरी आपके पास स्फीयर है जो कि क्या है, न्यूट्रल। आपने क्या करा, इसको इसके साथ टच करा दिया वायर के जरिए। तो चार्ज की नेचर क्या है, चार्ज आपका तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज पे चार्ज क्या नहीं हो जाता, इक्वल। तो 3 यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, कब तक, जब तक दोनों पे सेम चार्ज नहीं आ जाता। तो इसको और बेहतर समझने के लिए, या इसका जैसे न्यूमेरिकल हम करते हैं, तो मान लीजिए जैसे ये एक आपके पास स्फीयर है, इस पे क्यू चार्ज है, ये स्फीयर है, इस पे नेट चार्ज 0 है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, कैसे पता करेंगे? हाँ जी, कैसे पता करेंगे, बताइए, कौन सा मेथड लगाएंगे? नहीं बता सकता है कोई? कुछ नहीं करना। इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे 0 नेट चार्ज, इस पे Q है। तो क्या करना है गुरलीन, दोनों का एवरेज कर दो। एवरेज कितना आ गया? हाँ, तो दैट विल बी Q/2, और इस पे भी Q/2। जिनको कॉन्फिडेंस था वो बोलना चाहिए था। देखो दिक्कत कहाँ आती है, मैं अभी आपसे पूछता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास एक स्फीयर है और एक दूसरी स्फीयर है, इस पे चार्ज है 5Q/2। क्या बोला, 5Q/2, और इस पे चार्ज है -Q/2। अब बताइए, बता सकते हैं? हाँ जी, कैसे करेंगे? दोबारा से इन दोनों के चार्जेस का एवरेज कर लो। 5Q/2 प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -Q/2, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2।
तो बताइए दिस विल बी 5q/2 माइनस q/2 फर्दर डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बताइए 5q/2 में से q/2 गए कितना आएगा दैट इज 4q/2 और वो 2 नीचे आ जाएगा तो q से q कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज q। तो दोनों बॉडीज पे कितना चार्ज आ जाएगा q और q। बोलो समझते हैं कि नहीं सभी समझते हैं। एक छोटा सा आप मुझे करके बताइए मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास A और एक बॉडी है आपके पास B इस पे भी Q चार्ज है इस पे भी Q चार्ज है तो एक आपके पास C बॉडी है ठीक है। ये तीन बॉडीज हैं A B एंड C कुछ तो एक पे चार्ज Q है दूसरे पे चार्ज Q है तीसरी जो C बॉडी है वो आपकी न्यूट्रल है ठीक है। तो सुन लीजिएगा ध्यान से पहले आपने C को A से टच कराना है फिर हटा के C को B से टच कराना है तीनों पे बताइए लास्ट में कितना चार्ज बचेगा। फर्स्ट यू हैव टू टच C विद A then remove it and then you have to touch C with B then evaluate how much charge will be there on A B and C। करिए शाबाश। हाँ जी सानवी आवाज आ रही है पहले AC फिर CB। यस सर। हाँ जी ये समझ आ रहा है जो मैं लिख पा रहा हूँ। यस सर। ओके तो मैंने आपको बोला था कि आपके पास तीन स्फीयर्स हैं इस पे चार्ज Q है इस पे चार्ज Q है ये A है ये B है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है एक आप आगे आएगा फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये C है तो पहले हमने क्या करा रमाश इन दोनों को टच कराया इन जब दोनों को टच कराएंगे तो इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा ये आ जाएगा Q + 0/2 दैट विल बी Q/2। तो इसका मतलब इस पे भी कितना चार्ज आ जाएगा Q/2 और इस पे भी कितना चार्ज आ जाएगा Q/2 ठीक है। फिर उसके बाद इसे रिमूव कर देंगे जब ये पूरा हो जाएगा तो इसको क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। अब हमने टचिंग करानी है किसकी हमने C और B की टचिंग करानी है। तो जब B और C को टच कराएंगे तो इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा Q + Q/2 और उसका भी करेंगे एवरेज। ये 2 को नीचे मत लिखिएगा उसका भी हाफ होता है तो अगर आप ध्यान दें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2Q + Q डिवाइडेड बाय 2 और फर्दर डिवाइडेड बाय 2 तो दिस विल बी 3Q/4। बोलो ठीक। तो इसका मतलब है इस पे कितना आ जाएगा गुरलीन कितना आ जाएगा इस पे दिस विल बी 3Q/4 एंड दिस विल बी 3Q/4। तो जो आपका A हो गया A पे Q/2 आ जाएगा B पे 3Q/4 आ जाएगा और C पे भी 3Q/4 आ जाएगा। बोलो ठीक। तो लिखिए जरा कंडक्शन in this process when two bodies are touched against each other the charges will flow from one body to other until both bodies will have same हाँ जी चार्जेस ठीक है जी। तीन बॉल टकराएगी तो वो कर देना ना 3 से डिवाइड। टच तो एक टाइम में एक ही करना है नहीं ऐसा केस आया कि तीनों एक साथ टकराएंगे तो कोई बात बराबर आएगा तीनों बराबर आएगा ना तो 3 से डिवाइड। ठीक है जी यहाँ तक क्लैरिटी। बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी। तो नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी लिखिए एडिटिविटी है ना। कर दो पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी। एक पे डालना चलता नहीं इसका दूसरे वाला कहीं और एडिटिविटी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए
आपने घर बनाना है तो घर की जो फंडामेंटल ये चीज मैं बताऊं जिससे आप घर तैयार करते हैं बनाना, जो कौन सी चीज है फंडामेंटल जो यूनिट है जिससे आप घर तैयार करते हैं वो क्या है? ईंट है ना, ब्रिक, जिसे आप ब्रिक बोलते हैं। ऐसे ही किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो एक छोटी छोटी फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटी है उसी को मिला के बनता है। मतलब कि जो सबसे छोटा चार्ज है वो किस पे हो सकता है? वो हो सकता है आपका चार्ज, हाँ जी, ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे फंडामेंटल आपका क्या है? क्वांटिटी है चार्ज की। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इससे छोटा चार्ज आपका नहीं है। हमारे इवन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं हो सकती। एग्जांपल के तौर पे अगर आप बोलें कि इलेक्ट्रॉन का आधा कर दें वो पॉसिबल नहीं। अगर आप बोलें कि इलेक्ट्रॉन का 1/4 कर दें वो पॉसिबल नहीं। इलेक्ट्रॉन का 1.5 गुना कर दें वो पॉसिबल नहीं। 2.5 गुना कर दें वो पॉसिबल नहीं। 3.5 गुना कर दें वो पॉसिबल। 4/5 पार्ट कर दें वो पॉसिबल नहीं है। या तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा होगा या दूसरा इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, बीच वाली वैल्यूज अलाउड नहीं है। समझ गए ना? ईंट का आधा नहीं कर सकते आप, वो एक ही ईंट है। क्लैरिटी? बोलो ठीक। वो एक प्रॉपर्टी है, लिखिए। उससे पहले लिखिए एडिटिविटी में, एडिटिविटी द टोटल चार्ज, the total charge on a body is equal to, the total charge on a body is equal to sum of individual charges. The total charge on a body is sum of individual charges constituting, the total charge on a body is the sum of individual charges constituting that body. Constituting that body. मैं एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, बोलिए इस पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 आपके पास ना 6 चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस हैं। तो जो टोटल चार्ज रहेगा बॉडी का वो क्या रहेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। अगर मान लो n चार्जेस हैं देन अप टू सोन n तक चला जाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक बॉडी है जिसपे चार्ज है -2e 4e, हाँ जी 2e 4e 5e -6e। तो टोटल चार्ज क्या होएगा बॉडी पे? टोटल चार्ज होएगा Q इज इक्वल टू -2e प्लस 4e प्लस 5e -6e। बताइए। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 2 को ऐड करके 8 -8e प्लस ये आ जाएगा 9e, दैट विल बी E, और दैट इज चार्ज ऑफ द बॉडी, है ना? चार्ज किसके बराबर होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। बोलो ठीक। चार्ज इस जो आपका टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, यही अगली प्रॉपर्टी। लिखिए पहले ये लिख लीजिए फिर मैं आगे चला। हाँ जी ठीक है, क्लैरिटी इसी का। हाँ जी जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चों समझ आ रहा है? आपने कहा इलेक्ट्रॉन की फ्रैक्शन प्रॉपर्टी फ्रैक्शन में नहीं कर सकता, चार्ज को लिख के फ्रैक्शन ना चार्ज मतलब जो इससे भी छोटा चार्ज प्रेजेंट है, बट वो नहीं, इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा अकेला नहीं है वो, अकेला नहीं, वो दो से मिलकर आप तभी बोल पाएंगे कि इससे छोटा चार्ज है अगर वो इंडिपेंडेंटली अकेला। आप ये क्वार्क्स की बात कर रहे हैं, हाँ, है ना? जो क्वार्क्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं आपके। 2/3e होता है, 1/3e होता है, -1/3e होता है, बट ना वो बल्क फॉर्म में है, उनको इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जा सकता। मतलब हो सकता है आगे जाके कोई फिजिसिस्ट ऐसा कोई डिवाइस बना दे जिससे तोड़ के अलग कर दें वो, बट अभी वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है, वो ऐसे बल्क में मिलते हैं आपके। ठीक है, चंक्स में 3 होते हैं, 1 2 3। अरे बात ऐसे चल रही है, मतलब क्या चल रहा है? ये क्वार्क्स जैसे थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, जैसे न्यूक्लियस मानते हैं ना, न्यूक्लियस आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से बना है। तो किसी के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी तो आती है कि भाई यहीं तक थोड़ी दुनिया खत्म है, आगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के भी थोड़े कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जिससे ये बने हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जिन पार्टिकल फर्दर पार्टिकल से बने हैं उनका नाम क्वार्क्स। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है अभी तक फिलहाल इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली समझते हैं ना, मतलब अलग करके तोड़ के नहीं देखा जा सकता, या आपको इंडिपेंडेंटली घूमता हुआ नजर आए वो किसी और के फील्ड के अलावा।
बोलो ठीक, यहां तक क्लैरिटी? ओके, नेक्स्ट लिखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ। हाँ जी देखा, सुना है इसके बारे में कभी? नहीं, किसी और ने सुना हो? शिफा, शिफा ये ना, सुना है इसके बारे में? इशिका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस को पैकेट की फॉर्म यस यस, क्वांटाइज, जैसे अभी ब्रिक बोला ना मैंने आपको कि उस ब्रिक का फ्रैक्शन पार्ट नहीं हो सकता, तो यही ये बोलता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर वैल्यू से बढ़ता है। मतलब जैसे मैं अभी समझाता हूँ, आपने बोहर मॉडल पढ़ा है, एक एग्जांपल के लिए रेफरेंस बताता हूँ मैं आपको। बोहर मॉडल पढ़ा है? बोहर मॉडल बताइए, कोई किसी को कुछ याद हो? है ना, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ ना एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट बता दो। एंगुलर मोमेंटम में आपने ये पढ़ा था कि जो mvr है वो nh/2 है। अगर आप लोग सहमत हैं तो क्या मैं इस एंगुलर मोमेंटम को L लिखूं, mvr को? उस ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।